एक तरफ हम ईरान अमेरिका वाला मामला तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और नया महाज गर्म हो रहा है, हुसी बागी और साथ साथ सऊदी अरब का मामला। फिर वहां पर पहले हुसियों की तरफ से अटैक किए जाते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी सऊदी जो ऑयल फैसिलिटीज है उनको भी निशाना बनाया जाता है। फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गुफ्तगू होती है सारे मामले पर, रेड सी को लेकर डिस्कशन होती है, गल्फ सी को लेकर डिस्कशन होती है। अब सिलसिला ये बन रहा है कि ईरान की, जिस तरह से सर बात कर रहे थे कि बैकिंग है, लेकिन ईरान ने सारे मामले को कह दिया कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है इसमें, ये इनका आपसी मसला है। तो कैसे देख रही हैं आप इस सिचुएशन को होते हुए? बहुत शुक्रिया। बेसिकली अब जो डिवीजन और फ्रैक्शन हमें नज़र आ रही है वो ना सिर्फ विद इन ईरान बल्कि ईरान के अपने जो उसके हामी है या उसके जो प्रॉक्सीज है उनके साथ भी हमें फ्रैक्शन देखने को मिल रही है। और ये जो हम रेड सी की बात करते हैं तो ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बाब अल मंदब जहाँ से ऑलमोस्ट कोई 10 मिलियन बैरल पर डे की डाइवर्जन हो रही है ऑयल की, वहाँ से, जो कि बहुत बड़ा सेटबैक है इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी। और वहाँ पर क्योंकि हौतीस जो है उनके पास लो कॉस्ट की हाई प्रिसीजन जो ड्रोन कैपेबिलिटी है वो मौजूद है, तो वो टैकल करना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमें साथ ये भी अंडरस्टैंड करना है कि सऊदीया की जो पाकिस्तान के साथ एक वो जो डील साइन हुई है, दैट इज मिलिट्री कॉपरेशन, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ वो बल्कि पाकिस्तान का जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है ना कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर का इन द होल वेस्ट एशिया, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है इस सिनेरियो में, जो कुवैत के साथ जो आज डेवलपमेंट हुई है वो भी। और उसकी वजह से भी शायद ईरान आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो प्रॉक्सीज है उनसे पीछे हटा, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपने नेबरहुड में मुझे प्लीज क्लियर कीजिएगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन का शिकार हुई हूं मैं। आप क्या कह रही हैं? क्या यह जो ईरान की बैकिंग हुआ करती थी हुसियों को, वो कंट्रोल इस वक्त ईरान ने छोड़ दिया है, ईरान से खो गया है, या फिर आप ये कह रही हैं कि इस वक्त हुसियों ने इनकार कर दिया ईरान की बात मानने से? वेल देखिए, फ्रैक्शन तो प्रोड्यूस हो रही है बोथ साइड से। देखिए, ईरान भी रिलेक्टेंट कहीं ना कहीं तो होगा। और दूसरी बात है कि हौसीज भी जहाँ कहाँ तक साथ देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आपको याद हो तो जब स्टार्ट में जब ये ईरान की वॉर स्टार्ट हुई थी तो उसके वक्त अमेरिका ने कांटेक्ट किया था ईरान में मौजूद कुर्द के साथ, जो उनके माइनॉरिटीज है, और उस वक्त उन्होंने भी इनकार किया था कि हम किसी किस्म से इसमें हिस्सा नहीं बनेंगे। और ऑब्वियसली हौसीज जो है वो आखिर कब तक साथ देंगे, तो वहां से भी इस तरह से आ सकती है कि इंटरेस्ट ना शो करना और ऑब्वियसली एक सेटबैक भी फेस करें। फिर देन एक जो मिलिट्री डील अगेन जो मैं बात करी जो पाकिस्तान के साथ साइन हो चुकी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जो म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात करते हैं। फिर देन कुवैत का इंटरेस्ट शो करना, फिर रीजन के अंदर बाकी जितने भी स्पेशली जो वेस्ट एशिया है उसके अंदर जो इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ डेवलप होना, ये जो कैपेबिलिटी है पाकिस्तान की, ये इस पे भी ईरान को आई थिंक उसको थोड़ा सा वो है कि वो अपने उसमें वापस आ रहा है कि नहीं, मुझे अब एस्केलेशन मजीद नहीं चाहिए इस रीजन के अंदर। और अगेन मैं इस बात से भी एग्री करूंगी कि ईरान का जो एक पॉजिटिव पॉस्चर बना हुआ था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसने लूज किया अपनी इंटरनल इंस्टीट्यूशनल फ्रैक्शन की वजह से। एग्जैक्टली, जो 6-7 जुलाई वाले जो अटैक्स किए गए ईरान की तरफ से, उसके बाद फिर सिचुएशन डिफरेंट हुई है ईरान के हवाले से। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। वकार साहब, मुझे ये फरमाइए सर, आपने खुद यूक्रेन का भी तस्करा भी छेड़ा, तो यूक्रेन ने कैस्पियन सी में एक जहाज को निशाना बनाया और यूक्रेन का मौकफ ये है कि ये रूस से हथियार लेकर जा रहा था ईरान, जबकि ईरान का कहना यह है कि क्योंकि वो कमर्शियल जहाज था उसके ऊपर अटैक किया गया है तो हम अपना हक महफूज रखते हैं जवाब देने का। तो अब आपको क्या यहां पर भी फिर टेंशन नजर आ रही है? यहां पर भी मामला आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है? आई थिंक ये मैसेजिंग हुई है, जो हिस्ट्री है रशिया यूक्रेन वॉर की, उसमें आई थिंक ईरान ने बड़ा खुल के रशिया को सपोर्ट किया था। सुना है थाउजेंड्स ऑफ शाहिद ड्रोन जब जरूरत थी गए थे वहां पे, और एट टाइम्स एडवाइजर भी आते जाते रहते हैं। फिर जो वागनर ग्रुप है, इट हैड बीन कमिंग टू ईरान, और ये भी, और आप कह लें कि एक अंडरस्टैंडिंग है मिलिट्री की। अभी जो जो आई थिंक ये अटैक हुआ है कैस्पियन, ये एक मैसेज है, एंड मोस्ट प्रोबब्ली इट इज नॉट फ्रॉम यूक्रेन। साफ है यूक्रेन के पीछे फिर पूरी नेटो है और CIA है कि नाउ योर शिपिंग विल बी अनसेफ अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि इनका काफी सारा ट्रेड राइट आउट से आता भी है, जिसमें कैस्पियन हो सकता है, ब्लैक सी है, कि आपको कहीं भी हिट के, तो एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट की गई है कि बेसिकली सप्रेशन टैक्टिक्स। और दूसरा, यूक्रेन ने भी अपना स्कोर सेटल किया है। ये जरूर है कि जो रशिया है दे मस्ट बी वरीड, बिकॉज रशिया का जो काफी सारा ट्रेड है कैस्पियन के थ्रू होता है, एक बड़ा सेफ पैसेज समझा जाता है, बिकॉज इसमें ज्यादा हॉस्टिलिटी नहीं है। मतलब अज़रबैजान है या तुर्कमेनिस्तान है, ऊपर कजाकिस्तान है, और फिर रशिया, और नीचे ईरान है। तो इस लिहाज से इस सेफ पैसेज को हिट करने का मतलब है कि प्रेशर बढ़ेगा। सो इट मींस कि आपका नॉर्थ जो फ्लैंक है उसको भी एंगेज किया जा रहा है। तो ये इस सब मैसेज। दूसरा, आई थिंक आई टेक इट टू जो रेड सी वाला, ये बड़ा क्रिटिकल हो गया, बिकॉज अभी आपने देखा कि पाकिस्तान इज नाउ बिकमिंग ऑलमोस्ट अ पिवट ऑफ स्टेबिलिटी। अगर ये कुवैत वाला आगे चलता है, काफी सारी शिकें सामने नहीं आए, बट मोस्ट लाइकली आहिस्ता आहिस्ता दिस विल बिकम एन एग्रीमेंट, समथिंग वेरी क्लोज टू व्हाट सऊदी अरेबिया पाकिस्तान डिड। फिर स्टेप की बात हो रही है, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान।
ये एक नया फ्रेमवर्क बनेगा रीजनल सिक्योरिटी का। तो ईरान को आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप इंटीग्रेट होके इसके अंदर शामिल हो जाए, बी नॉर्मलाइज्ड। और जो अंदर जी टसल है उसकी भी एक रीजन है कि आईआरजीसी कैन सीट, अगर लड़ाई खत्म होती है और नॉर्मलाइज हो जाता है, आना जाना शुरू हो जाए, ईरान बिकम्स पार्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम, तो फिर वहां पे आई थिंक वो जिसको कहते हैं चौधराहट का इश्यू होगा, पावर जो है स्लिप कर जाएगी। तो ये भी जी कुछ फैक्टर हो सकते हैं। हम्म एंड अनफॉर्चुनेटली हुतीज का तो आई एम वेरी श्योर ठीक कि ये टेक्सट अप्रूवल से ही हुआ है, बट दे आर नाउ अंडर प्रेशर, दे आर बीइंग सही सैंडविच्ड फ्रॉम बेसिकली पीएलसी नीचे से प्रेशर डाल रही है। ठीक। तो रिवेल एक और भी इस वक्त मामला चल रहा है ना अब बिल्कुल ठीक। आयशा साहिबा, अभी सिचुएशन ये हुई है कि एक ऑयल टैंकर टकरा गया जो बारूदी सुरंगें हैं वहां पर मौजूद, उससे एग्जैक्टली अपनी नौयत का एक तो पहला वाकया है भी, और ईरानी मीडिया जो दावा कर रहा है उनका मौकफ भी यही है कि जो हमारा बताया हुआ रूट है उससे हटकर क्योंकि ये जहाज सफर कर रहा था तो इस वजह से तो फिर होना ही था ये। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या ये कशीदगी में इजाफा कर सकता है, क्योंकि जो अभी हालिया मौजूदा कशीदगी चल रही है वो भी तो यही है ना, क्योंकि ईरान बार बार जोर ही इसी बात पर दे रहा था कि जो हमारे बताए हुए रूट्स हैं उस पर सफर किया जाए, अदरवाइज या तो निशाना भी बनाया जा सकता है या फिर वो बारूदी सुरंगों से टकराया जा सकता है, क्योंकि उनको खुद भी याद नहीं है कि कहां पर लगी हुई थी। तो फिर उसके लिए उनको चाहिए ना, उनसे बार बार कहा भी गया जिस तरह से किरण कि आप हमें एक्सेस दें ताकि हम उसको वहां से रिमूव कर सके, उस पैसेज को सेफ बनाया जा सके, वो उस पर भी नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जिस पे हम लास्ट टाइम भी बात करते कि ये जो मोनोपोली क्रिएट करना है ना, ये इंटरनेशनल वाटर्स बट आई स्टिल रिमेंबर जो 45 डेज की जो जंग चली है उसमें अमेरिका की तरफ से ये क्लेम किया गया था कि हमने बारूदी सुरंगों को साफ करने का अमल शुरू कर दिया है। हाँ, लेकिन वो फिर अगेन जब जंग वो एमओयू ही जब उन्होंने उसको नलीफाई कर दिया और दोबारा वो स्टेट ऑफ वॉर में आ गई तो चीजें मिडल में रह गई ना, तो वो चीजें उस तरह से क्लीन अप हुआ ही नहीं। तो अब इसी वजह से अगर ये इस तरह से टैंकर जो हैं उसे टकरा रहे हैं और इस तरह से डैमेज हो रहा है, तो ये बहुत ही एक सीरियस कंसर्न है इन अ वे कि आप फिर एक जो नॉर्मल सिविलियन जिसको हम पैसेज कहते हैं, आप उसको भी एक पीसफुल रास्ता नहीं प्रोवाइड कर सक रहे। और अगेन जो ईरान की इस रीजन में मोनोपोली है वो बड़ी डिस्टर्बेंस है इस इंटरनेशनल वाटर के अंदर, ये प्रेसिडेंट सेट करती है फिर बाकी स्टेट्स के लिए कि अच्छा उन्हें भी ऐसा करना चाहिए। उसमें फिर हम देखते हैं कि जितनी भी हमारे पास वेस्ट एशिया में जितनी भी जो कंट्रीज है जीसीसी मेंबर्स, वो कोशिश ये करें कि कोई ऑल्टरनेटिव रूट लेकर जा सके अफ्रीका के थ्रू, जिसको में ऑलमोस्ट डेज भी ज्यादा बढ़ते हैं और फिर उसकी कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन अभी क्या किया जाए, अगर आपने सेफ पैसेज रास्ता इख्तियार करना है और फिर उसके बाद एनर्जी रिन्यूएबल पे जाने की सब बात करते हैं, तो इवेंचुअली वो कहेंगे कि हमें कोई और रास्ता लेकर आए, क्योंकि इसमें किरण बात अच्छा वकार साहब कि न्यू नॉर्मल बना दिया है इन्होंने इसको। जी एग्जैक्टली अब सारा मामला लेकर ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही आ गए हैं ना। वकार साहब एक और इशू भी है, एक तरफ हम अमेरिका में जब देखते हैं वहां पर भी हमें क़यादत में डिस्टेंस भी नजर आता है और डिफरेंस भी नजर आता है, दूसरी तरफ ये ईरान में भी हमें दिखाई देता है। तो कुछ अर्सा पहले बाकर कालीबाफ साहब, उनका इंटरव्यू बाकायदा सरकारी टीवी के ऊपर नशर होने से रोक दिया गया था। अब यही सेम एपिसोड रिपीट हुई है सदर के साथ, उनकी तकरीर का स्पेसिफिक हिस्सा उसको एडिट कर दिया गया, कट कर दिया गया और उसके बाद वो ऑन एयर किया गया और बाकायदा हुकूमत ने इस बात पर एहतजाज भी किया है। रॉयटर्स की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया है कि सदर ने अवाम से खिताब में कहा था, अल जजीरा की तरफ से कहा गया इनफैक्ट कि गुज़िश्ता साल की 12 रोज़ा जंग में शहीद सुप्रीम लीडर ने मुज़ाकरात की मंजूरी दी, लेकिन अवाम में जाकर उन्होंने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। तो सर ये वो स्पेसिफिक हिस्सा है जिसे तकरीर में से निकाल दिया गया। तो क्या कहते हैं आप, ये जो हार्डलाइनर्स हैं, प्रोग्रेसिव हैं, इनके दरमियान जो चप्पलिश है वो पहले भी हम सुनते रहे हैं, पहले भी हमेशा होती रही है, लेकिन वो इस तरह से मंजर आम पर नहीं आती थी, लेकिन अब बड़ा खुलकर आ रही है मंजर आम पर। आई थिंक जब तक तौरीक खamenei साहब थे तो काफी कंट्रोल था। अभी जो आईआरजीसी का मेरा एक और भी पॉइंट है कि जो आपकी असैसिनेशंस हुई हैं इजराइल ने की, देखिए इस्माइल हनैया से आप उससे पीछे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आईआरजीसी लुक्स आफ्टर द एंटायर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस भी उनके पास है, सबसे बेस्ट मिलिट्री हार्डवेयर। तो इसका मतलब है कि इनके रैंक्स में भी देयर इज अ प्रॉब्लम। अब ये नहीं हो सकता, मैं तो कहता हूँ एट टाइम उनके कुछ ट्रिगर्स पे तो शायद मोसाद के एजेंट बैठे हुए हैं जो सीन है, जो असैसिनेशन हुई है। तो एक तो ये फैक्टर है कि दे आर पेनिट्रेटेड, दूसरा है जो इशू है पॉलिटिकल और लेट्स से मिलिट्री में डिवाइड। अभी आर्मी एयरफोर्स नेवी उनकी अलग है, तो आईआरजीसी बेसिकली और काफी तादाद है, फिर बसीज को मिलाए तो ये 60-70 लाख बंदा बनता है। दैट्स हाउ दे कंट्रोल कि इनको अभी आई थिंक दे मस्ट रियलाइज कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप बातचीत करती है एज अ स्टेट, चाहे पेज़ेशकियान साहब हैं, चाहे कलीबॉफ साहब हैं, वजीर खारजा है, और सुने वहां पे आई थिंक उनके अंडे शंडे भी मारे गए थे। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप इतना सबड्यू कर दें पॉलिटिकल लीडरशिप को कि फिर कौन बिलीव करेगा। तो इसका मतलब है कि जो पास स्ट्रक्चर है उसके अंदर काफी सारे गैप्स हैं, उसके अंदर घुसपैठियां आई वुड से, दे हैव टू लुक इनटू इट। काफी सफाई की गई एंड दैट्स वेयर आई थिंक डेंजर है कि इस तरह के एलिमेंट इसको खराब करते हैं। और ये रीजन वही है
कि at time they look at कि their power will reduce, not realizing कि ईरान का कितना नुकसान। और अभी अगर आप बेल्ट ठीक। देखें 150 किलोमीटर की जी फ्रंट लाइन जी सूबे जो है गल्फ पे सबको टारगेट किया जा रहा है, ब्रिजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ईरान मेरे ख्याल मुतहम्मल नहीं हो सकता। 9 करोड़ की आबादी है, पीपल हैव टू मूव अहेड, यूथ है उन्होंने, और हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो हर कोई आई थिंक नाउ इज फेड अप ऑफ दिस वॉर। और शायद आईआरजीसी को यही है कि उनका फिर पावर जो है वो चेक हो जाएगा या चैलेंज हो जाएगा और सिविल लीडरशिप गालिब आ जाएगी। तो ये मेरे ख्याल में दे ठीक। हैव टू सॉर्ट आउट दिस डिफरेंसेस। जी बिल्कुल ठीक। आयशा साहिबा आप भी इसका जवाब दीजिए प्लीज कि किस तरह से आप अल जजीरा की स्टोरी को देख रही हैं, और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर ये कि सरकारी मीडिया सरकार के हवाले से यानी हुकूमत के हवाले से ये कह रहा है कि जो दोहरा मौक़िफ़ है इसको कट करना, इसको एडिट करना, ये जो है वो जिम्मेदारी है ताकि आवाम में इस तरह की चीज ना जाए। कैसे देख रही हैं आप इसे? असल में जो IRIB जो ईरानियन मीडिया है ना, ये सारा कंट्रोल करते हैं IRGC ये हार्डलाइनर्स, और वही नहीं चाहते कि कोई ऐसा मैसेज करे, क्योंकि मैसेज में पहले ये बात वो एक मीडिया पर कह चुके हैं इंटरनेशनली कि हम किसी भी किस्म के डायलॉग नहीं चाहते थे, ना हमारे शहीद लीडर चाहते थे। लेकिन जब प्रेसिडेंट ने ये बात की तो ऑब्वियसली वो ड्यूअलिटी आ जाती थी, तो उसको वो खत्म करने के लिए कि वो, लेकिन वो चीज़ और बढ़ के सामने आ गई, फ्रैक्शन और नजर आना शुरू हो गई। लेकिन इससे एक चीज़ हमें समझ आती है, वो ये कि जो पार्लियामेंटेरियंस है ना, जिसको आप प्रोग्रेसिव कह रही थी, वो चाहते हैं कि देखिए ऑब्वियसली इकोनॉमिक लॉस है, उसके बाद आवाम है जिसको कॉमन एवरीडे लाइफ की चीज़ें मुयसर नहीं है, ऑलरेडी सैंक्शन से गुजरे हैं इतने सालों से, तो वो चाहते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आएँ। लेकिन अगर हार्ड लाइनर जो मैसेज कन्वे करते हैं कि हमने बदला लेना है, या वही मैसेज कन्वे करते हैं कि हमने कभी भी टॉक्स पे नहीं जाना, ये बड़ी रिजिड है और स्टेट मीडिया वो कंट्रोल करे, और जिस तरह से वो एडिट की जा रही है स्पीचेस, इसका मतलब ये है कि भाई जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो उनके पास वो नहीं है, लेवरेज इतनी ज़्यादा नहीं है, और वो उनके पास इतनी पावर भी नहीं है, और मुझे फ्यूचर में भी कभी ये नजर नहीं आती है अनटिल अनलेस कि कोई बहुत ज़्यादा इंटरनल जो है वो कू सामने है, जैसे हमने देखा कि दिसंबर में भी प्रोटेस्ट पब्लिक कितना था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयशा साहिबा, वकार साहब, आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ